हेलो गाइज, वेलकम टू डीएचएस इंग्लिश कनेक्शन। चलिए आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक एक नए अंदाज के साथ लाया हूँ, ठीक है ना। और मैं इसको बहुत ही अच्छे ढंग से मैं इसको पूरा मैं डिटेल करने वाला हूँ, ठीक है ना दोस्त। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ लगे रहिए। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो पर और मेरे चैनल पे आप लोग खासकर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, ठीक है ना। और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्त। देखिए आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्या फ्यूचर टेंस के बारे में, टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, ठीक ना। देयर आर फोर टाइप, ठीक। इसका मतलब टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस का मतलब कि फ्यूचर टेंस के कितने टाइप हैं ये मैं इधर क्लियर करूंगा, ठीक ना। इसके टाइप कितने हैं, ठीक। यह इधर का आ रहा है कि देयर आर फोर टाइप, मतलब चार टाइप के होते हैं। कौन? फ्यूचर टेंस। मतलब ये जो समय होता है इसको चार भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। ठीक। तो उस चीज को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल। तो आप लोग को गाइस दिख रहा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक नंबर पे, ठीक है ना। दूसरा नंबर पे आपको दिख रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक ना। और चौथा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इससे पहले मैं वीडियो में आपको बताया हूं उसमें सेम, जिसे पास्ट में बताया हूं तो पास्ट में भी सेम, यहाँ से बस हटा दो ये, ठीक है ना। फ्यूचर हो गया पास्ट, उसमें भी इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। केवल इधर तो हम चेंज करते हैं, इसी से हम लोग को मालूम हो जाता है कि काम कौन से समय में चालू होता है। तो वो तो सब छोड़िए, जो हम लोग पढ़ लिए उस तरह आप लोग जाकर उस वीडियो में आप लोग देख सकते हो। मगर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर के बारे में, आप लोग डिसाइड करते हो ना कि मम्मा मैं फ्यूचर में ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं एक बहुत ही बड़ा जज बनूंगा, ठीक ना, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ऐसा आप लोग बोलते हो ना। छोटे बोलते हैं, पढ़ने के बड़ा होने के बाद तो मालूम चल जाता है कि क्या बनूंगा, वो तो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, ठीक है। तो इसमें आपका पूरा भविष्यवाणी दिख रहा है कि भविष्यवाणी में आप लोग क्या करने वाले हैं भविष्य में, उस चीज को उस टाइप का मैं आपको सेंटेंस इधर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले का हम लोग पढ़ेंगे क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। इसके बारे में डिटेल करेंगे। तो आप लोग ये जो मैं लिखा हूं ना इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोटबुक पे नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अभी आप लोग ले लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि। चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पे लगे रहो, मैं पूरा आपको डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, एंजॉय के साथ पढ़ो, दिमाग पर ज्यादा प्रेशर नहीं देने का। धीरे धीरे बूंद बूंद कहा जाता है ना कि बूंद बूंद तालाब भरता है, ठीक ना। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हारना गिर कर ऐ मेरे दोस्त, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, चलना सिखाती हैं, ठीक है ना। देखिए इधर मैं लिख रहा हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसकी सहायक क्रिया क्या होती है उसके बारे में समझ जाओ। तो इसकी सहायक क्रिया मैं इधर लिख रहा हूँ हिंदी में, पूरा अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक ना। इसकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का इंग्लिश क्या होता है दोस्त? सहायक क्रिया का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? तो इसकी सहायक क्रिया होती है शैल एंड विल, ठीक ना। यहाँ पे एंड का मतलब और, सेल और विल होती है, ठीक ना। ये इसकी सहायक क्रिया हो गई। मेन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। एकदम आराम से बिंदास बताऊंगा, सेंटेंस भी एक एक बनाकर बिंदास बताऊंगा, एकदम आराम से आप लोग को, एकदम मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपको समझ में आ ही जाएगा,
ठीक ना, एकदम तनिक खचपचुआ दिमाग का जो होगा उसको तो समझने में टाइम लगेगा, मगर मैं बहुत ही मतलब बारीकी से इसको बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी सहायक या सबसे पहले आप लोग सेल एंड विल, ठीक ना, ये दो हो गए, ठीक। अब देखो ये सहायक क्रिया हो गई, ठीक। और देखो वाक्य के क्रिया के अंत में मैं क्या लिखता हूं, वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक ना, सीधा इधर पहचान आप लोग लिख लो, पहचान, ठीक। इधर पहचान आप लोग लिख सकते हो। वाक्य की क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, गा, गे, गी, बस बिंदास। वाक्य की क्रिया के अंत में गा, गे, गी होता है, ठीक। इससे आपको फटक से मालूम चल जाएगा गा, गे, गी जहां आपको दिख रहा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। तो ये पहचान आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, ठीक। इसमें दो तीन चीज बस आपको मतलब अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, तो आपको टेंस 100% आ जाएगा, ठीक है। तो वाक्य की क्रिया के अंत में गा, गे, गी होता है, ठीक, इतना मैं लिख दिया। इसकी सहायक क्रिया भी मैं लिख दिया, सेल एंड विल होती है, ठीक ना। चाहे सीधा सेल मतलब गा, गे, गी, विल मतलब गा, गे, गी, हो गया ना, तो ये हो गया, ठीक। तो वाक्य की क्रिया के अंत में गा, गे, गी होता है, ठीक। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक ना। कह रहा है कि इसमें क्रिया का जो मेन वर्ब है ना उसकी बात कर रहा हूं, इसमें क्रिया का पहला रूप हम लोग यूज करते हैं, ठीक। ये हमारा मेन फंडा होता है। एक से पहले मैं जो वीडियो में बताया उसमें बताता हूं कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द होते हैं उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक सेल एंड विल होती है, ठीक ना। और इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका मेन चीज हो गया है। ये कितना आसान है उसको मैं थोड़ा छोटा कर दिया, शॉर्ट करके इसको मैं बताया हूं, ठीक है ना। ये आपका मेन है, यही आएगा, ठीक। और इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ट्रांसलेट का मतलब अनुवाद, किसी को ये भी नहीं मालूम होता है। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट का मतलब अनुवाद, हिंदी में अनुवाद होता है, ठीक। एक एक चीज आपको मैं पूरा बारीकी से मैं बताता जाऊंगा, पूरा लिख लिख के, ठीक है ना। तो आप लोग घबराइए मत, लगे रहे डीएचएस इंग्लिश कनेक्शन के साथ, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कहाँ कैसे क्या यूज होता है। तो देखिए इसमें सबसे मेन चीज सेल के साथ तुम लोग क्या लगा सकते हो, तो आई एंड वी के साथ, के साथ शैल लगाते हैं, शैल लगाते हैं, ठीक है ना। आई एंड वी के साथ शैल लगाते हैं, ठीक ना। देखिए खासकर कभी कभी आई और वी के साथ शैल तो लगाते हैं, मगर कहीं कहीं सेंटेंस में जब क्या होता है कि प्रेशर किया जाता है किसी काम को, प्रेशर किया जाता है मतलब उस पर दबाव डाला जाता है, तो यहाँ पे कभी कभी आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग हो जाता है। तो अगर आप लोग विल का भी प्रयोग हो गया चाहे सेल का, तो घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिए, गलत नहीं होगा। या तो सेल का यूज कीजिए या तो विल का, ज्यादा ज्यादा यूज विल का ही होता है, ठीक है ना, ठीक। और ये आई और वी के साथ हम लोग सेल का यूज कर दिए। बाकी जैसे मान लीजिए कि यू है, ठीक, दे है, ठीक ना, राम है, ही है, सी है, ठीक। जैसे कि यू मतलब तुम हो गया, दे मतलब वे हो गया,
राम का मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ही मतलब वो हो गया लड़का के लिए, शी मतलब वो हो गया लड़की के लिए, ठीक है ना। तो ये सब के क्या साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विल, किसका, विल का प्रयोग करते हैं। एकदम बारीकी से आप लोग समझते जाओ इसको, ठीक है ना। एक एक चीज में लिख लिख के इसलिए समझा रहा हूं कि आप लोग एक एक चीज बारीकी से समझते जाओ, फिर आप लोग ये मत बोलो लिखते जाओ, इसको नोट करते जाओ, ठीक है ना। जो जो मैं चीज बता रहा हूँ उसको नोट कर जाओ अपने हिसाब से, क्योंकि जब आप लोग अपने हिसाब से इसको नोट करोगे ना तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, अभी हम लोग चलते हैं सीधा ट्रांसलेशन पे, ठीक है ना। ट्रांसलेशन पे हम लोग चलते हैं, अनुवाद कैसे करते हैं, ठीक। अभी देखिए मैं इधर सेल सिंपल सा लिख देता हूं, सेल और विल, ठीक। अब मैं इसका अफर्मेटिव मैं बनाऊंगा, अफर्मेटिव सबसे पहले आप लोग यही सीखेंगे, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य, सीधा, ठीक ना। तो हम लोग अफर्मेटिव बनाएंगे अभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं, बहुत कम समय में इसको मैं बताऊंगा आपको। देखिए फॉर एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूं जैसे कि सीता कल दिल्ली जाएगी, सीता कल दिल्ली जाएगी, ठीक। इसमें ये आपका अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक ना। पॉजिटिव भी इसको बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये सीता कल दिल्ली जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहचानो इसको, तो मैं पहचानने का तरीका सबसे पहले पहचानने का तरीका ये है कि लास्ट वाला देखो लेटर क्या है, लास्ट वाला अक्षर क्या है। तो गी आया है ना, तो दोस्त जिसमें गी आता है ना उसी को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ओके ना दोस्त। जाएगी, ठीक। तो आप लोग क्लियर कर लीजिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और इससे पहले आप लोग ये क्लियर करो, ठीक। टेंस तो हम लोग क्लियर कर लिए, सेंटेंस कौन सा है। देखो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि टेंस पहचान लिए, ठीक ना, उसके बाद सेंटेंस भी पहचानने के लिए सर बोलते हैं बार बार, ठीक। आप लोग बोलोगे तो इस टेंस का मतलब समय आप लोग पहचान लिए कि कौन सा समय में काम हुआ है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाले समय में काम हुआ है, तो ये आप लोग तो क्लियर पहचान लिए। मगर मैं बार बार बोलता हूं कि टेंस के बाद आप लोग सेंटेंस पहचानो ना, तो सेंटेंस का मतलब होता है दोस्त वाक्य, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। तो ये वाक्य क्या है, कैसी वाक्य है, तो वाक्य सेंटेंस के बारे में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो इससे पहले बनाकर डाल चुका हूं, तो आप लोगों अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो जब उसको अब मैं इसको क्यों पहले बनाकर डाला हूं, क्यों इसको पहले पढ़ाया हूं, ताकि हमारे बच्चों को जब मैं टेंथ पढ़ाऊं तो कोई समस्या ना रहे, उसको समझ में आ जाए, इसके लिए मैं इसको पहले पढ़ा दिया, ठीक ना। चलिए ठीक है, तो सेंटेंस कौन सा है भाई, नेगेटिव सेंटेंस है कि अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। यही तीनों तो बस देखना ही है। तो अगर नहीं लगा रहेगा कहीं तभी तो निगेटिव होगा, नहीं कहीं दिख रहा है लगा हुआ तो नहीं है, निगेटिव है ही नहीं है, ठीक। इंट्रोगेटिव के लिए प्रश्नवाचक, प्रश्न कहीं लगा ही नहीं, प्रश्नवाचक मार्क लगा ही नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कहीं लगा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ना इंट्रोगेटिव है और ना नेगेटिव है, ये है अफर्मेटिव। क्या है, अफर्मेटिव, जो मैं इधर लिखा हूं और इसको मैं बता रहा हूं। अभी दोस्त इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो कहा जाता है ना कि इंग्लिश हिंदी ऐसे जाता है ना, तो इंग्लिशिया ऐसे घूम कर आता है, मतलब यहाँ से कूद के कभी इधर आ जाएगा इंग्लिशिया, कहीं कूद के यहाँ लिखना पड़ेगा, कहीं थोड़ा कूदना पड़ता है, ठीक है ना। मगर कूद कूद के तब सीख जाओगे तुम लोग ना, तो फिर कूदना बंद हो जाएगा, फटाक से बिना कूदे हुए फट से आप लोग बना लोगे। उसके बाद इंग्लिश बोलने लगोगे फ्लुएंट, एकदम खतरनाक, ढका धक बोलने लगोगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है
कि सीता को पहले देखेंगे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट हम लोग ढूंढते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम, ठीक ना। मैं इसके बारे में बताया रहूंगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम मतलब वर्ब, इसका असर जिस चीज पर पड़ जाता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो कि सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट का मतलब जो काम करता है व्यक्ति, जो भी कुछ उसके द्वारा काम किया जाता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सीता का काम कर रही है, सीता कल दिल्ली जाएगी, तो जाने का काम कौन करेगी भाई? भाई सीता करेगी, ठीक। तो सबसे पहले सीता लिखो, सब्जेक्ट अफर्मेटिव, ठीक ना। अफर्मेटिव अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कोई भी टेंस हो, ठीक ना, एनी टाइप ऑफ द टेंस, कोई भी टेंस हो, ठीक। चलो सीता लिखते हैं, सीता की इंग्लिश सीता लिखो भाई, ठीक। सीता हम लोग ने लिख लिया, ठीक। इसके बाद क्या करोगे? अब इसके बाद आपको लगाना है शैल और विल, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक ना। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करोगे आप लोग? शैल लगाओगे, विल? इसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर कौन सा लगाऊं? अरे भाई आप लोग आई और वी में ही कंफ्यूज रहो, ठीक ना। आई और वी में शैल का प्रयोग करना है, मगर कहीं कहीं जब उसमें दबाव डाला जाता है, प्रेशर किया जाता है मतलब उसको, तो वहां पर इसके जगह पर व्हील हो जाता है, ठीक ना। उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक। मगर सीता किसी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए ना यहाँ पर, राम मोहन सोहन, तो डायरेक्ट आप लोग व्हील का ही प्रयोग कर देना, ठीक ना। यही हेल्पिंग और यूज करना, ठीक। तो सीता विल, क्या लिखोगे? सीता विल। और इसके बाद लिखोगे वर्ब, क्रिया कौन सा, काम कौन सा हो रहा है, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। स्ट्रक्चर मैं नहीं लिखवाया हूं, स्टेप बाय स्टेप देख लो, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर लिखवा दूंगा, ठीक। तो सीता विल, अब क्रिया, क्रिया क्या है? जाने का काम हो रहा है, तो सीता विल गो, ठीक। सीता विल गो, सीता जाएगी टू दिल्ली। दिल्ली को हम लोग जब इंग्लिश में आते हैं तो दिल्ली लिखते हैं, ठीक ना, दिल्ली, ठीक ना। तो सीता विल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है ना, टुमारो ये होता है, ठीक है, टुमारो। तो इसमें लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं, ओके ना दोस्त। तो आप लोग इस पे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। सीता विल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक, ठीक है, टुमारो है। तो ये ऐसे बनेगा। अभी देखिए कुछ लोग इसमें पूछते हैं कि टुमारो का मतलब, इसका मतलब होता है कल, क्या होता है? कल होता है। एक स्टरडे भी होता है दोस्त, स्टरडे, इसका हिंदी भी कल होता है। आप लोग एक एक चीज बारीकी से पहले समझते जाओ, ठीक ना। टुमारो मतलब भी कल होता है, स्टरडे में मतलब भी कल होता है। मगर सर आप पूछेंगे सर जब इसका मतलब भी कल होता है तो इसका मतलब भी कल होता है, तो क्यों ना इसके जगह पर हम इसको भी तो लिख सकते हैं। ऐसे लोग, ऐसे लड़के गलती कर देते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि ये जो स्टरडे कल होता है ना दोस्त, ये बीते हुए कल की बात कर दिए कि ये बीते हुए कल, बीते हुए कल की बात की जाती है, मतलब पास्ट की, पहले की, बीते हुए चीज के बारे में बात, मतलब बीते हुए जो कल होते हैं ना उसको हम लोग स्टरडे बोलते हैं। मगर टुमारो का मतलब आने वाला कल, यहां लिख सकते हो आप लोग, आने वाला कल, ठीक ना। तो टुमारो में हमेशा आने वाला कल की बात की जाती है। कहीं पर आप लोग को टुमारो लिखा हुआ दिखे तो बिंदास आप लोग फ्यूचर में चले जाना, ठीक ना, कि आने वाले कल की बात की जा रही है। ओके दोस्त, चलो खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं दोस्त, हैं जैसे लिख दिया कि मैं बाजार, ठीक है, मैं बाजार, मैं बाजार कल जाऊंगा, ठीक ना, मैं बाजार कल जाऊंगा, ठीक है ना। मैं बाजार कल जाऊंगा, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले आई शैल गो टू
मार्केट टुमारो, ठीक है ना, टुमारो। तो ये आपका होता है मेन चीज। तो सबसे पहले मैं क्या यूज किया हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट अफर्मेटिव के लिए, ठीक ना, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सेल और विल, ठीक। उसके बाद मैं क्या यूज किया हूं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मतलब गो, पहला रूप, वर्ब के पहला रूप, ठीक ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट। हाई यही चीज ये पूरा आपका बन रहा है, ठीक ना। ये है आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। V1 है इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें V1 वर्ब के पहला रूप, ठीक है ना। इसके बेस पे ये पूरा बन रहा है। इस टाइप का आपको कहीं पर दिखे तो ऐसा ही आप लोग बनाओगे। आई शैल गो टू मार्केट, यू विल गो टू मार्केट, तुम बाजार जाओगे। लास्ट में टुमारो करे तो कल तुम बाजार जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग बना सकते हो। तो ये है आपका अफर्मेटिव, ठीक है ना। तो मैं आपको नियम पूरा मैं बता दिया हूं, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर एक बार बढ़िया से लिख देता हूं, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, ठीक ना। स्ट्रक्चर STRU, उसके बाद CTURE, स्ट्रक्चर, ठीक ना। इसका मतलब हिंदी होता है संरचना, ठीक। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट था, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब मतलब V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही था ना। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बेस पे ये पूरा बनेगा। तो आपको मैं एक और सेंटेंस इधर मतलब टेंस लिख देता हूं, आप लोग बनाकर मेरे को दिखाइएगा, ठीक है ना। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं मुंबई में मैं मुंबई में जाऊंगा, मैं मुंबई में जाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है कि मैं मुंबई में जाऊंगा, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा आप लोग ट्रांसलेट करके बताओ। आपके पास ओनली 1 मिनट का टाइम है, ओनली 1 मिनट का समय है, ठीक है ना। बना कर दिखाओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग। चलिए आप लोग बना लिए, देखिए मैं बनाता हूं। आप लोग का जो भी बनाए होंगे उसको देख लीजिएगा सही है कि गलत है, ठीक है ना। आई शैल गो टू इन मुंबई, ठीक है ना। चलिए हम आई शैल गो टू इन मुंबई या आई शैल गो इन मुंबई, और टू मैं इसलिए लगा क्योंकि मुंबई से जुड़ने का काम हो रहा है, ठीक है। तो आई शैल गो टू इन मुंबई, मैं मुंबई में जाऊंगा, ठीक है। तो आई के साथ मैं किसका प्रयोग किया हूँ, सेल का प्रयोग किया हूँ, ठीक ना। यहाँ पे आई विल गो टू इन मुंबई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो विल का भी कहीं प्रयोग अगर कर दिया जाए तो उसको गलत मत मानिएगा, ठीक ना, वो भी सही होता है, ठीक है ना। ज्यादा ज्यादा उसका लोग यूज करते हैं। आज का थोड़ा मॉडर्न जमाना हो गया, मॉडर्न जमाना है, इसके लिए विल का ज्यादा वो फैसिलिटीज हो गया यूज करने को, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम लोग आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अफर्मेटिव पढ़ लिए हो, ठीक है ना। क्या अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक ना। साधारण आप लोग पढ़ लिए हो, ठीक ना, साधारण, साधारण आप लोग पढ़ लिए, ठीक। अभी आप लोग को क्या पढ़ना है, निगेटिव, इसी टेंस में, ठीक ना। निगेटिव को कैसे हम लोग बनाएंगे ये पढ़ना है आपको। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव पढ़ना है, निगेटिव पढ़ना है, ठीक ना। ये आपका मैं समाप्त कर लिया, ये सेंटेंस है जो पढ़े हो।
इस टेंस में इस टाइप का मैं सेंटेंस पढ़ा दिया हूँ, मगर फ्यूचर इंडिफिनिट में नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव, उसमें हम लोग दोनों को क्लियर करेंगे, क्योंकि एक दिन में सब बता दूंगा तो फिर कंफ्यूज होगा आप लोग। वीडियो में सब एक ही बार सब बता देते हैं, एक ही घटना पूरा टेंस खत्म कर देते हैं, वैसा मेरे को नहीं करना है। ठीक, तो मैं कल के वीडियो में ये दोनों को मैं लेकर आऊंगा, इसका पूरा डिटेल करूंगा, पर्दाफाश करूंगा इसका, ठीक है ना। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्त। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा जरूर, ठीक है ना दोस्त। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं इसको, ओके।